नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे। राजनीति विज्ञान के इस प्रैक्टिस सीरीज में आज ये लेकर के आए हैं 25th सेट यानी 25वां सेट। और जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी सिलेबस को कवर कर सकें और आपके कमिंग एग्जाम तक हम पूरे तन मन के साथ आपके साथ लगे रहेंगे और जिसमें यह कोशिश साकार भी हो सके कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है। और ये केवल राजनीति विज्ञान की बात नहीं है, इसके साथ साथ इतिहास विषय संबंधित प्रश्न भी आपके लिए दिए जा रहे हैं। यानी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। और जो सोशल सब्जेक्ट रखने वाले बच्चे हैं, जिनके दो सब्जेक्ट सोशल साइंस जिनके दो सब्जेक्ट में से एक पॉलिटिकल साइंस है और एक हिस्ट्री है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन जिनका है उनके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत बेहतर साबित हो सकती है। कहने के लिए इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम इन 15 क्वेश्चंस के माध्यम से कोशिश करते हैं कि लगभग हम 45 क्वेश्चन तक आपको कवर कर सके। ठीक है। तो बाकी कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, और अगर आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किस विचारक का है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किस विचारक का है? हीगल, लॉक, रूसो और हॉब्स। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है मतलब राज्य को ही सर्वे सर्वा माना है, राज्य को ही सर्वे सर्वा माना गया है, सब कुछ राज्य को ही माना गया है। ठीक है। तो ये किसका राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किस विचारक का है? वास्तव में हीगल, लॉक, रूसो और हॉब्स में से यह स्टेटमेंट है हीगल का। आंसर क्या होगा इसमें? हीगल। हीगल आप जानते हैं विचारकों में महान विचारक है, जो राज्य को बहुत प्रमुखता देता है। वह एक बुक लिखता है, बहुत पॉपुलर बुक ये भी है, द फिलॉसफी ऑफ राइट्स। द फिलॉसफी ऑफ राइट्स। इस फिलॉसफी ऑफ राइट्स में वो यह कहता है कि जो राज्य है, वह राज्य जो है ईश्वर का प्रतिमान है, राज्य ईश्वर का प्रतिमान है, या कह सकते हैं कि राज्य ईश्वर का एक मूर्त स्वरूप है। और जब वह ईश्वर का मूर्त स्वरूप कहता है या ईश्वर का साकार स्वरूप कहता है, यहां तक कि आप कह सकते हैं ईश्वर का विराट मूर्त स्वरूप कहता है, इसका मतलब राज्य को सर्वा मानता है, राज्य को सब कुछ मानता है। अब राज्य को सब कुछ मानता है हीगल, तो वह उसमें यह भी कहता है कि राज्य सब कुछ है, इसका मतलब है कि आपको राज्य का विरोध नहीं करना चाहिए। अब अगर राज्य का विरोध नहीं करना चाहिए तो यहां एक बात यह भी आती है कि राज्य सारे काम सही ही नहीं करता, राज्य के द्वारा कुछ काम गलत भी हो सकते हैं। और गलत काम क्या होता है? जिसमें नागरिकों का किसी भी प्रकार का अहित हो, वह कार्य गलत होता है। तो ऐसे में अगर उसके गलत कार्यों का भी विरोध करने का आपका अधिकार छीन लेता है हीगल, इसका मतलब क्या हुआ कि वह कहीं ना कहीं निरंकुश राज्य का भी समर्थन करता है। और इस निरंकुश राज्य के समर्थन के कारण ही आप जानते हैं मुसोलिनी, सभी लोग परिचित हैं इनसे। मुसोलिनी क्या कहता है? मुसोलिनी इसीलिए हीगल के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करता है और वो इनको कहता है, मुसोलिनी क्या कहता है? हीगल को कहता है हासीवाद का आध्यात्मिक गुरु। हासीवाद का आध्यात्मिक गुरु कहता है। आध्यात्मिक गुरु कहता है किसको? हीगल को फासीवाद का आध्यात्मिक गुरु कहता है। समझ रहे हैं ना? यानी वो जो है इनको सही मानता है। अब सही कितना है, गलत कितना है, वो अलग बात है। फिलहाल ये स्टेटमेंट किसका है? हीगल का है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? आशीर्वादम ने, गिलक्रिस्ट ने, गेटल ने, गॉर्नर ने। ये आंसर होगा इसमें आशीर्वादम। आशीर्वादम ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था राजनीति। और इस राजनीति की किताब में एक अध्याय है, उसका नाम है, चैप्टर है
उसका नाम है राज्य का स्वरूप। उसका नाम है राज्य का स्वरूप। राज्य के स्वरूप में आशीर्वादम यह लिखता है कि ईंट की दीवार में यदि समाज ईंट है, ईंट की दीवार में यदि समाज ईंट है तो राज्य उसमें सीमेंट का कार्य करता है। सीमेंट रूपी राज्य ईंट को इस प्रकार से बांधता है कि दीवार अपने स्थान पर सधी रहती है या मजबूती से खड़ी रहती है। जाहिर सी बात है कि यह राज्य की भूमिका को प्रबल मानता है, यह भी राज्य की भूमिका को प्रबल मानता है। और यह मानता है कि कौन सा आशीर्वाद, हम यह मानता है कि जिस तरह से राज्य के लिए अधिकार जिस तरह से नागरिकों के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे ही राज्य के लिए समाज भी महत्वपूर्ण होता है। और समाज को अगर साधना है तो राज्य को भी साधना पड़ेगा। यानी समाज और राज्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिनको वह ईंट और सीमेंट की संज्ञा देता है। ठीक है, इनको वह ईंट और सीमेंट की संज्ञा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे। मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? फिर से पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? गार्नर, सीले, रॉबर्ट हल, गैटिल। गार्नर, सीले, रॉबर्ट हल और गैटिल। ठीक है, देखिए ये जो शक्ति की बात करता है, मानवीय संबंध की बात करता है, जिसमें शासन और सत्ता भी अंतर्निहित हो, इस टाइप का स्टेटमेंट दिया था रॉबर्ट डहल ने। रॉबर्ट डहल साहब ने कहा था कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे। ठीक है ना, यानी मानवीय संबंधों के किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक सत्ता आप कह सकते हैं या राजनीतिक व्यवस्था आप कह सकते हैं। ठीक है, वो सभी अंग राजनीतिक व्यवस्था में आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं शक्ति हो, जिसमें कहीं ना कहीं शासन हो, या फिर सत्ता की कहीं ना कहीं गुंजाइश उसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है? रॉबर्ट डहल साहब का है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकियावेली के अनुसार, मैकियावेली क्या कहता है? मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है, व्यक्ति अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। यानी मैकियावेली इसमें से क्या कहता है? इसमें आंसर होगा ए। मैकियावेली क्या कहता है कि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। मैकियावेली का ये जो स्टेटमेंट है, ये वैसे तो सामान्य तौर पर इसको अच्छा स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि ऐसे मैकियावेली ने कहा है तो उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ही। आप जानते हैं मैकियावेली की कई किताबें थी, उनमें सबसे पॉपुलर बुक्स में एक बुक जो आती है उसका नाम है द प्रिंस। क्या नाम है उसका? द प्रिंस। द प्रिंस जो किताब है, उस द प्रिंस में वो मनुष्य के बुरे स्वभाव का चित्रण करता है, और मनुष्य के बुरे स्वभाव के चित्रण करने के बारे में वो ये कहता है कि मनुष्य स्वार्थी है, दुष्चरित्र है और अवसरवादी होता है, यानी उसका स्वभाव है। और ये कहता है कि यदि वह अच्छा बनता है, यानी मनुष्य यदि अच्छा बनता है तो उसका प्रमुख कारण भय हो सकता है, डर। जब वह राज्य से डरता है, राज्य से भय खाता है, तभी वह अच्छा होता है। अब मैकियावेली यहीं पर नहीं रुकता है, आगे भी कुछ कहता है। वह कहता है कि लोग वास्तव में डरपोक होते हैं और अज्ञानी होते हैं, और जो जितने ज्यादा डरपोक होते हैं और अज्ञानी होते हैं उन्हें उतना ही ज्यादा भय भी लगता है, अगर भय सामने है तो। लेकिन अगर भय
का कोई स्वरूप सामने नहीं है तो फिर वो कहता है कि वे वास्तव में अवसरवादी हो जाते हैं, दुष्चरित्र वाले हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। यहां तक कि मैकियावेली और भी आगे मनुष्य के बारे में कहता है। वो कहता है कि ये आवश्यकता पड़ने पर ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये वासना से युक्त होते हैं, वासना के दास होते हैं और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं, एक नंबर के स्वार्थी होते हैं। थोड़ा ज्यादा ही हो गया मैकियावेली का स्टेटमेंट, लेकिन जो भी है आंसर क्या हो जाएगा? मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है? किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? लॉसबेल, मैक्स वेबर, हार्टमैन और रॉबर्ट डहेल। रॉबर्ट डहेल, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट डहेल, ठीक है। क्या होगा? रॉबर्ट डहेल, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? यहां रॉबर्ट डहेल साहब एक्सप्लेन करते हैं। रॉबर्ट डहेल साहब कहते हैं कि दरअसल शक्ति जो है अपना प्रभाव डालती है। शक्ति जो होती है वो अपना प्रभाव डालती है, यानी शक्ति में ही प्रभाविता होती है। अब अगर शक्ति में ही प्रभाविता है यानी पावर में ही डोमिनेंसी है, तो इसका एक मतलब यह भी हुआ कि अगर उसका आप पालन करते हैं तब तो आपको लाभ होगा। भाई कोई भी शक्ति है जिसके सामने आप नहीं लड़ सकते हैं तो जाहिर सी बात उसका पालन करने में ही भलाई है आपकी। अगर उसका पालन करते हैं तो आपको लाभ है, लेकिन अगर उसका आप पालन नहीं करते हैं तो आपका क्या है? नुकसान है। जैसे मान लीजिए आप कोई राजनीतिक सत्ता है, उस राजनीतिक सत्ता के साथ आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर राजनीतिक सत्ता प्रबल है और वो कहती है कि आप ऐसा करिए, लेकिन आप उसके विपरीत धारा अपनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप इसको फिर समझिए, ऐसे ऐसे आप कोई ऑफिसर हैं और सरकार आपसे कहती कि नहीं ऐसे करिए, और ये गलत काम भी है, लेकिन फिर भी आपको कह रही क्योंकि उसके पास सत्ता है। लेकिन अगर आप कहें नहीं हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत है, तो फिर आपको क्या होगा? आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपका डिमोशन हो सकता है, आपका सस्पेंशन हो सकता है आप नौकरी से बर्खास्त भी हो जाएं, ठीक है। तो यहां पर ये रॉबर्ट डहेल साहब कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स। हम आप सब जानते हैं कि राज्य शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया था वो मैकियावेली ने किया था। किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। किसमें किया था? द प्रिंस में किया था। द प्रिंस में किया था। सबसे पहली बार स्टेट वर्ड का जो यूज किया गया था वो किसमें किया था? मैकियावेली ने किया था, द प्रिंस में किया था। और आप जानते हैं कि जो ये स्टेट शब्द है, ये स्टेट शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और ये बना किससे है? स्टेटों से बना हुआ है, ठीक है। हम इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं। ये स्टेट शब्द जो है किससे आया है? स्टेटों से आया हुआ है। अगर हम थोड़ा और पहले जाएं तो प्लेटो जो कि एक यूनानी चिंतक था, प्लेटो क्या करता है? इसके जो है स्टेट के लिए नगर राज्य शब्द का इस्तेमाल करता है। नगर राज्य शब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन सबसे पहली बार राज्य शब्द का इस्तेमाल किसने किया? मैकियावेली ने किया, ठीक है। किसने किया? मैकियावेली ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेस ऑन लिबी, द प्रिंस, और अगला है सभी। इसमें आंसर होगा सभी। आंसर क्या हो जाएगा? सभी। आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेस ऑन लिबी, द प्रिंस, ये तीनों ही किताबें किसकी हैं? मैकियावेली की हैं, ठीक है। और तीनों किताबों में ये अलग अलग बातें
करता है। ठीक है, इसमें ये जो द आर्ट ऑफ वार है, आर्ट ऑफ वार का संबंध युद्ध नीति से है। किससे संबंध है? आर्ट ऑफ वार का संबंध युद्ध नीति से है, जिसमें वो विभिन्न प्रकार के युद्ध नीतियों की बात करता है। ठीक है, द डिस्कोर्सेज ऑन लिबी जो है, द डिस्कोर्सेज ऑन लिबी में राज्य की प्रकृति और उसके स्वरूप के बारे में बात करता है। राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, राज्य का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, इसकी पूरी संरचना की व्याख्या करता है किसमें? द डिस्कोर्सेज ऑन लिबी में। लेकिन द प्रिंस जो है, जो किताब जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है वह उसमें राजा और उसकी शासन कला के बारे में बात करता है। द प्रिंस में जो है वो राजा कैसा होना चाहिए, प्रिंस कैसा होना चाहिए, उसको आप एम्परर भी कह सकते हैं या शासक कह सकते हैं, कैसा होना चाहिए, और उसकी उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच होना चाहिए, शासन कला जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, फिलहाल तीनों किताबें किसकी हैं? मैकियावेली की हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति सिद्धांत का प्राचीनतम उपागम माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति सिद्धांत का प्राचीनतम उपागम माना जाता है? दार्शनिक उपागम, कानूनी उपागम, ऐतिहासिक उपागम और सांस्थानिक उपागम। इनमें आंसर होगा ए, दार्शनिक उपागम। दार्शनिक उपागम जो है यह सबसे पुराना उपागम माना जाता है। और दार्शनिक उपागम जो है वो किसने दिया था? दार्शनिक उपागम जो है ये सबसे पुराना उपागम है, और इस उपागम के माध्यम से जो विषय वस्तु होती है कोई, उस विषय वस्तु से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की संकल्पनाओं को स्पष्ट किया जाता है। और इन संकल्पनाओं में समाज के लिए उपयुक्त मानक, समाज को किस प्रकार से काम करना चाहिए उसके लिए उपयुक्त मानक और विभिन्न प्रकार के मूल्यों का निर्धारण और उनसे संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। यहां ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख उपागम आते हैं, उन प्रमुख उपागमों में जो है विभिन्न प्रकार के ये उपागम जो नीचे आपको दिए गए हैं, उनमें ऐतिहासिक उपागम, ठीक है, और कानूनी और संस्थात्मक पद्धतियां, ठीक है, दार्शनिक उपागम, ये सब जो है वो आते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजा को शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। राजा को शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। किसने कहा? मैकियावेली, प्लेटो, अरस्तु और जे.एस. मिल। ठीक है, यह किसने कहा था? कि मैकियावेली, प्लेटो, अरस्तु, जे.एस. मिल। आंसर हो जाएगा यहां पर मैकियावेली। अभी मैंने बताया आपको द प्रिंस की बात। द प्रिंस में वह शासक और उसकी शासन कला के बारे में बात करता है। वो कहता है कि यहां स्टार्टिंग में आपको बता दें कि मैकियावेली ऐसा नहीं करता है कि राजा को केवल छल कपट ही आना चाहिए, लेकिन वह पहले बताता है, वह ये कहता है कि वास्तव में राजा को जो है, जो राजा है उसको सद्गुणी होना चाहिए, धर्मपरायण होना चाहिए, अच्छा विद्वान होना चाहिए, उसे उदार भी दिखना चाहिए, उसे उदार भी दिखना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसे छल कपट, हिंसा, ठीक है, और बल प्रयोग से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसे छल कपट का भी प्रयोग करना चाहिए, उसे धोखा देना भी सीखना चाहिए, और उसको बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उसका यह मानना होता है, क्योंकि उसका यह मानना था कि राजा को शेर की तरह साहसी होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक। इसके पीछे कारण क्या कहता? वह कहता है कि अगर गीदड़ों को डराना है तो आपको शेर की तरह क्या होना चाहिए? शेर की तरह क्या होना चाहिए? साहसी होना चाहिए। अगर आपको अपने से छोटे लोगों को डराना है तो उसके लिए आपको साहस दिखाना पड़ेगा, ताकत दिखाना पड़ेगा, बल दिखाना पड़ेगा, तो ये आपको होना चाहिए। लेकिन साथ में वह भी कहता है कि आपको अगर किसी भी प्रकार से, ठीक है ना, अगर आपको यह लगता है कि किसी भी प्रकार से
शत्रु के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है, किसी भी तरीके से शत्रु के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आपको लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। तो शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए बल का सहारा नहीं लिया जाता है, बल्कि कहीं ना कहीं दिमाग का भी सहारा लिया जाता है। और तो कहता है दिमाग लगाओ लोमड़ी की तरह, लेकिन बल लगाओ शेर की तरह। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? ठीक है, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? मैकियावेली, बोंदा, हॉब्स और लॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मैकियावेली का। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मैकियावेली ये कहता है कि राज्य को या राजा को या शासक को किसी भी प्रकार से जनता से या लोगों से या नागरिकों से उनकी संपत्ति नहीं छीननी चाहिए। उसका यह मानना था कि जब तक बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं हो जनता से संपत्ति नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो ये मानता था कि संपत्ति किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उसका यह मानना था कि अगर जो है किसी भी प्रकार से आप संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं तो जनता नाराज होती है और यहां तक कि वह विद्रोह भी कर सकती है और यह विद्रोह राजा के लिए खतरनाक हो सकता है। वो संपत्ति को क्योंकि मैकियावेली मानता था कि व्यक्ति स्वार्थी होता है, तो उसी स्वार्थ में संपत्ति बहुत बड़ा कारक होती है। वो ये मानता था कि अगर आप किसी से उनकी संपत्ति ले लेंगे तो वो आपसे इतना नाराज होंगे कि आगे पीढ़ियों तक याद रखते हैं। उसका यह साफ साफ कहना था कि अगर किसी व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता की मृत्यु के बाद कुछ दिन पश्चात वो अपने पिता की मृत्यु को भूल जाता है या उनकी बहुत सारी यादों को भूल जाता है। लेकिन अगर उनके द्वारा कोई संपत्ति की हानि की गई है या खुद उसकी संपत्ति की हानि हुई है तो उसको वो आजीवन कभी भूलता नहीं है। इसलिए वो ये मानता है कि नागरिकों से संपत्ति का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अभिजात्य सिद्धांत पेरेटो, अनुदारवादी सिद्धांत बर्क, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो, सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत रूसो। ठीक है, सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत रूसो। वास्तव में अभिजात्य सिद्धांत पेरेटो का है, ये सही है। अनुदारवादी सिद्धांत बर्क का है, ये भी सही है। उदारवादी सिद्धांत जो है ये प्लेटो का नहीं है मेरे हिसाब से। सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत रूसो का, ये भी सही है। उदारवादी सिद्धांत जो है वो प्लेटो का नहीं है, जबकि हम आप जानते हैं प्लेटो ने क्या दिया था? आदर्शवादी सिद्धांत दिया था। प्लेटो ने क्या दिया था? आदर्शवादी सिद्धांत दिया था। प्लेटो आदर्शवादी सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं प्लेटो आदर्शवाद की बात करता है। ठीक है ना, और वह एक ऐसा विचारक था या आदर्शवादी विचारक था जिसने अपने जो उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ था आप जानते हैं वो था रिपब्लिक। ठीक है, और इस रिपब्लिक में वह आदर्श राज्य की संकल्पना करता है और इस आदर्श राज्य की संकल्पना में जो है वो क्या करता है? राज्य को कैसे एक आदर्श स्वरूप प्रदान करना चाहिए और एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, उस आदर्श राज्य के नागरिक कैसे होने चाहिए, इन सब की एक व्यापक संकल्पना प्रस्तुत करता है। यहां पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि जो पेरेटो का अभिजात्य सिद्धांत है, यहां पर जो अभिजात्य सिद्धांत पेरेटो का, ये केवल अभिजात्य सिद्धांत पेरेटो का ही नहीं था, बल्कि इस सिद्धांत का जो है वो हॉब्स, लॉक और ठीक है, पेरेटो अभिजात सिद्धांत का समर्थक था। लेकिन जो अनुदारवादी सिद्धांत है, जो अनुदारवादी सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक केवल बर्क ही नहीं थे। इसके प्रवर्तक केवल बर्क ही नहीं थे, बल्कि अनुदार सिद्धांत तो बर्क ने ही दिया था। नहीं, ठीक है, ये सही है। ठीक है, उदारवादी सिद्धांत की अगर हम बात करें, यहां पर
ठीक है। सामाजिक समझौता सिद्धांत, जो ये सामाजिक संविदा सिद्धांत यहां पर लिखा हुआ है, इसी को हम सामाजिक समझौता सिद्धांत भी कहते हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत भी कहते हैं। और सामाजिक समझौता सिद्धांत को केवल रूसों ने नहीं दिया था, बल्कि इसके समर्थकों में हॉब्स भी आते हैं और साथ में लॉक भी आते हैं। ठीक है। तो अभिजात सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो ने दिया। अनुदार सिद्धांत किसने दिया? बर्क ने दिया। किसने दिया? बर्क ने दिया। उदारवादी सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? ये जो उदारवादी सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये सिद्धांत किसने दिया था? बर्क का सिद्धांत है। ठीक है। सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वो रूसो ने दिया, हॉब्स ने दिया और फिर लॉक ने दिया। ठीक है। तो इसमें गलत क्या है? ये आंसर गलत है। ठीक, क्योंकि प्लेटो ने क्या दिया था? आदर्शवादी सिद्धांत दिया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, सुख एवं दुख गणक बेंथम, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर और लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद एंजल्स। लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद एंजल्स। सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल ने दिया था, यह सही है। सुख एवं दुख का गणक सिद्धांत अभी बेंथम का है, यह भी सही है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, ठीक है, जिसमें साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म इसको कहते हैं आप, ठीक है, वो भी स्पेंसर ने दिया था, सही है। लेकिन लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद ये एंजल्स ने नहीं दिया था, जबकि इसको लेनिन ने दिया था। किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। लेनिन जिन्होंने रूस में क्या किया था? सोवियत संघ में मार्क्सवाद की स्थापना की थी, वह यानी उनको कहते हैं VI लेनिन। ठीक है। इन्होंने ही जो है ये सिद्धांत दिया था। और यह सिद्धांत यहां आपको जानना होगा, यह सिद्धांत सोवियत संघ में बहुत प्रचारित सिद्धांत है। यह सिद्धांत सोवियत संघ के संविधान में भी रखा गया है। ठीक है। और यह सिद्धांत कहता क्या है? यह सिद्धांत यह कहता है कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ऊपर से ऊपर वालों को कौन चुनेगा? देखिए, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, और ये सब टॉप पर है। तो A वाला क्या करेगा? B को चुनेगा, और B वाला किसको चुनेगा? C को चुनेगा। ठीक है। जैसे हमारे यहां मान लीजिए कि हमने चुना विधायकों को, और विधायकों ने किसको चुना? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया। ठीक है ना। तो हमने किसको चुना? विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया, और विधानसभा के सदस्यों ने मिलकर क्या चुनाव किया? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया। ठीक है। इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद कहते हैं। और इनका यह मानना था कि इस वाले यानी जो सबसे ऊपर वाला है उसके निर्णय को ये मानेंगे और इसके निर्णय को ये मानेंगे। ठीक है। यानी सभी एक दूसरे के निर्णय को मानने के लिए क्या होंगे? बाध्य होंगे। यानी C का बात B मानेगा और B की बात को A मानेगा। ठीक है। जैसे केंद्र सरकार की बात को राज्य सरकारों को मानना पड़ेगा, और राज्य सरकारों की बात को पंचायतों को मानना पड़ेगा। ठीक है। इसको हम बोलते हैं लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन या डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं, वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? रूसो, बार्कर, कैटलिन, फोस्टर। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं, वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? रूसो, बार्कर, कैटलिन, फोस्टर। यह स्टेटमेंट है रूसो का। रूसो, आप जानते हैं रिपब्लिक को किसने लिखा? प्लेटो लिखता है। ठीक है। और रिपब्लिक को प्लेटो का एक महान ग्रंथ माना जाता है, जिसमें वह आदर्शवादी राज्य की संकल्पना करता है। ठीक है। क्योंकि वह आदर्शवादी विचारधारा का प्रवर्तक है। ठीक है। और इस रिपब्लिक में वह ऐसे राज्य की संकल्पना करता है, याद रखिएगा यहां पर,
वह ऐसे राज्य की संकल्पना करता है जो एक शिक्षित राज्य हो, जिसके राजा के लिए भी वह कहता है कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए, यानी या यहां तक ये भी कहता है कि दार्शनिक ही राजा होना चाहिए, दार्शनिक ही राजा होना चाहिए। यानी वह एक समृद्ध राज्य, एक शिक्षित राज्य और एक आइडियलिस्टिक जो एक स्टेट हो सकता है उसकी कल्पना करता है, ठीक है ना। और उसमें एक तरह कह सकते हैं कि वह मानव को सही दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास करता है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो एक्चुअल में बात कहां, दरअसल वो सुकरात का शिष्य था। सुकरात स्वयं में एक आदर्श व्यक्ति था, ठीक है, एक बहुत बड़ा फिलोसफर था और सुकरात के द्वारा जो है कही गई विभिन्न बातों को ही वह क्या करता था, लिखता था। और चूंकि प्लेटो सुकरात का शिष्य था और सुकरात इस प्रकार जो है भी एक आदर्शवादी व्यक्ति था, एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, तो उसका प्रभाव तो प्लेटो पर पड़ना ही था, ठीक है। और प्लेटो ने उसी की बातों को एक सही प्रकार दिया, सही रूप दिया, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, रूसो। अगला क्वेश्चन, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? साम्राज्यवाद का, अगला है नगर राज्यों के विनाश का, तीसरा कह रहा है अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। आंसर होगा इसमें डी। प्लेटो जो है वो पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थक था, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थक था, ठीक है। प्लेटो ने अपनी साम्यवादी योजना को दो भागों में बांटा था। प्लेटो ने अपनी साम्यवादी योजना को, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को या कम्युनिज्म प्लानिंग को दो भागों में बांटा था। पहला भाग जो था वो संपत्ति का साम्यवाद था, तो जो पहला भाग था उसका जो पहली योजना थी वो संपत्ति का साम्यवाद था। दूसरा परिवार और स्त्रियों का साम्यवाद था। क्या था? परिवार और स्त्रियों का साम्यवाद था। उसका यह मानना था कि जब शासक वर्ग के पास अपनी संपत्ति नहीं होगी, अपना परिवार नहीं होगा, तो ऐसे में वह किसी के शोषण के बारे में सोचेंगे नहीं, अपने और पराये के बारे में भी वो सोचेंगे नहीं। उनका यह भी मानना था कि अगर अभिभावक वर्ग के पास परिवार और संपत्ति होगी तो अपने पथ से क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे और आदर्श राज्य का विनाश होना तय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, नर नारी के समान अधिकार, पुरुष प्रधान परिवार। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? नहीं पूछा इसने, तो दार्शनिक का शासन है, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, अभी मैंने बताया है, नर नारी के समान अधिकार, इसकी बात भी करता है, पुरुष प्रधान परिवार की बात वो नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? डी हो जाएगा, पुरुष प्रधान परिवार की बात वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्या कहता है? प्लेटो साफ साफ कहता है कि देखिए, पुरुष हो सकता है अधिक शक्तिशाली हो और स्त्री हो सकता है कम शक्तिशाली हो, लेकिन इस प्रकार से अधिक शक्तिशाली और कम शक्तिशाली मिलकर के परिवार रूपी रथ को चला लेते हैं, यानी पारिवारिक व्यवस्था को चला लेते हैं। वह दूसरे जंतुओं का भी एग्जाम्पल देता है, यानी वो मेल डॉग और फीमेल डॉग का भी एग्जाम्पल देता है कि मान लीजिए एक अधिक पावरफुल है और एक के पास कम पावर है, इसके बावजूद दोनों मिलकर के जो है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से स्त्री पुरुष भी एक अच्छे संरक्षक की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन वह यह नहीं मानता कि पुरुष का शासन जो है वो परिवार में होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें हो जाएगा आंसर डी। ये कुल आपके 15 क्वेश्चन थे आज। मिलते हैं अगले सेट के साथ। थैंक यू।